नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम समान हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि कल आपको एक वीडियो भाग 1 के रूप में प्राप्त हो चुका है, जिसमें कि हमने उपसर्ग के बनाने के नियम और उसके कुछ ट्रिकी जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं वो हमने बताया था। उसी क्रम में आज हम वीडियो को भाग 2 के रूप में लेकर के आए हैं और आज हम उपसर्ग को कंप्लीट करके कल आगे बढ़ जाएंगे। कल प्रत्यय से शुरू करेंगे। चलिए तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का शुरुआत करते हैं सम उपसर्ग से। सम क्या है? एक उपसर्ग है, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि सभी शब्दों में आगे कोई भी शब्द जोड़ करके उपसर्ग नहीं बनाया जाता है। उपसर्गों की जो मान है, जो उपसर्गों की संख्या है, जो उपसर्गों के शब्द हैं, वो कंप्लीट एवं फिक्स हैं। और वहीं जो है उपसर्ग आपको किसी शब्द में आगे जोड़ के बनाया जाता है। जैसे सम क्या है? उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग का अर्थ भी पूछ लेता है। तो इसका अर्थ होता है अच्छी तरह, शुद्ध, पूर्णतः साथ। तो अब कैसे बनाएंगे सम उपसर्ग को? तो आप देखिए, ये जो है आपको इसमें प्राप्त होगा कि मान लीजिए संतोष दिया है। शब्द क्या दिया है? संतोष। अब पूछ दिया कि संतोष में कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप निश्चित रूप से सन को बनाएंगे। जबकि संतोष में क्या उपसर्ग होगा? सम। तोष दिया रहेगा तो कहेगा क्या उपसर्ग लगा के बनाए, तो सम लगाएंगे। शब्द दे दिया संतोष, क्या उपसर्ग संतोष में पूछ देगा कौन सा उपसर्ग है, तो सम है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉपी पर जितने भी मैं उपसर्गों की निश्चित संख्या होती है मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। उसको थोड़ा सा एक बार, 1 2 3 4 बार देख लेंगे तो आप कंप्लीट आप याद कर लेंगे कि उपसर्ग कौन कौन होते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए संचार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो सम। संन्यास, सम, इसका मतलब कि जहां ऊपर अनुस्वार हो वहां जो है, जैसे स के अनुस्वार, स के साथ अनुस्वार है तो सम हो जाएगा। तो जहां अनुस्वार है तो जो शब्द दिया है उसके साथ म लग जाएगा। तो सन के साथ अनुनासिक न है तो सम हो गया। फिर देखिए आप मान लीजिए, और समर्पण, तो समीक्षा, तो सम प्लस इच्छा, ये संप्रेषण, तो अनुस्वार है सम हो गया। समृद्धि सम हो गया। संक्षेपण में भी सम। संज्ञा सम, जहां अनुस्वार लगा है वहां म हो जाएगा। इस प्रकार से ये सभी जो है उपसर्ग बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले उपसर्ग को। सु, तो सु का अर्थ होता है, सु का अर्थ उपसर्ग का होता है अच्छा, सरल, विशद। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सुकर्म, सुमार्ग, सुअवसर, इस तरह से सुसुप। तो सु एक उपसर्ग है और यह जो है किसी शब्द में आगे जुड़ करके उसका नया शब्द बनाएगा और नया अर्थ प्रदान करेगा। तो चलिए और आगे अब देखते हैं। नोट है, कुछ अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। तत्सम, तत्सम कौन सा? संस्कृत में कुछ अव्यय शब्द ऐसे हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम गति शब्द कहा जाता है। कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, कौन कौन देखिए। अंतर, अब देखिए अंतर को कैसे बनाएंगे। अंतर, तो अंतर एक उपसर्ग है, कंप्लीट उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है भीतर या मध्य। अब कैसे बनाएंगे? मान लीजिए अंतःपुर दे दिया है, अंतःपुर में पूछ दिया जाए कि कौन उपसर्ग है, तो अंतर। कौन सा उपसर्ग है? अंतर। अंतःपुर में अंतर है। उसी प्रकार से देखिए अंतर्निहित, अंतर्निहित में कौन सा उपसर्ग है? तो अंतर। तो अंतर एक उपसर्ग है, आप कंप्लीट याद रखिए। अंतर जहां भी दिखाई पड़ जाए और यदि उस प्रश्न में हो कि इस प्रश्न में जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय कौन सा उपसर्ग है, तो अंतर याद रहेगा तो तुरंत बना देंगे एकदम 1 सेकंड के अंदर, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। अब चलिए आगे चलते हैं। अ एक उपसर्ग है। अ क्या है? एक उपसर्ग है और अ का अर्थ होता है नहीं या अभाव। तो इस प्रकार से अ एक कैसे बनाएंगे?
संस्कृत में क्या कह रहा है, देखिए संस्कृत में यदि शब्द व्यंजन से शुरू होता है तो उसका नकारात्मक अर्थ देने के लिए अ उपसर्ग लगाया जाता है। सही बात है, अ लगा देंगे तो नकारात्मक हो जाएगा। जैसे भाव, भाव में अ लगा दें तो अभाव हो गया, अभाव। उसी प्रकार से ये व्यंजन से, भाग भ क्या है, एक व्यंजन है। स्वरों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले अन उपसर्ग लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं अर्थ देने के लिए व्यंजन के पहले अ और स्वर के पहले अन लगाया जाता है। जैसे भाव के पहले अभाव हो गया था, उसी प्रकार से मान लीजिए आदि है, आदि के पहले क्या लगाएंगे तो अन, तब ये अनादि हो जाएगा। आदि के पहले क्या लगाएंगे, अन, तो अनादि हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा कि अ और अन कहाँ लगाएंगे, और अ एक क्या है, उपसर्ग है। अब क्या चलते हैं अन। अन जो है हलंत के साथ, देखिए अन एक उपसर्ग है जिससे अभाव इसका अर्थ होता है और रहित। तो ये देखिए कैसे बनाया है, अनेक, अनधिकार। तो अन इक दिया रहेगा, अन जोड़ना है, धिकार दिया जाएगा, अन दी जोड़ना है, आपत्ति दिया जाएगा, अन जोड़ना है, अनापत्ति हो जाएगा। अब देखिए अस्तित्व दिया है तो अस्तित्व में अन लग जाएगा। उसी प्रकार से अध, अध माने नीचे, अध एक उपसर्ग है, नीचे क्या होगा, गति के अधो, मान लीजिए अधोगति, अधोगति दे दिया है सब। अधोगति में पूछ दिया जाए कौन उपसर्ग है, तो अध, अधोगति में उपसर्ग होगा अध। सिर्फ अंतर, अंतर का अर्थ होता है, अंतर एक उपसर्ग है के बीच, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अंतर। अर्थ भी ध्यान में रखिएगा कि अंतर का अर्थ क्या होगा, कि नीचे कभी कभी पूछ देता है। अमा, अमा माने पास, अमा का अर्थ पास होता है। जैसे अमात, अमात्य में कौन सा अर्थ है, तो अमा, अमावस्या में अमा। इसी प्रकार अलम, अलम का अर्थ हुआ सजा हुआ, जैसे अलंकार। तो ल पर हमने कहा जब भी अनुनासिक है तो म लगता है, तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अलम होगा। तो यहाँ जो है अलम होगा। उसी प्रकार से अलंकृत में भी अलम होगा, ल पर अनुस्वार है तो म लग जाएगा, अलम। आवि, आवि क्या है, एक उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है प्रकट रूप में। जैसे आविष्कार, तो आविष्कार में कौन सा उपसर्ग लगेगा, तो आवि, आवि आविष्कार, आविष्कृत, आवि। का एक उपसर्ग है, का अर्थ होता है नीच या बुरा। का अर्थ क्या होता है, नीच या बुरा। जैसे का पुरुष, तो पुरुष, अब क्या है, पुरुष में क्या लगा है उपसर्ग, का। उसी प्रकार कातर, तो तर में क्या उपसर्ग है, का। कु एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बुरा। तो कुपुत्र, पुत्र में उपसर्ग लग गया कु, कर्म में लग गया कु, कुकर्म, रूप में लग गया कु, कुरूप। इसी प्रकार आगे है चीर, चीर भी एक उपसर्ग है। कभी कभी तो 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ देता है इसमें उपसर्ग कौन नहीं है, तो 3 उपसर्ग होता है और एक नहीं होता है। तो इस सभी को याद रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसमें तो चीर एक उपसर्ग होता है। इसका अर्थ होता है देर का, अधिक या दीर्घ। जैसे मान लीजिए चिरस्थाई, तो अस्थाई, चिरस्थाई में कौन सा उपसर्ग है, तो चीर। चिरंजीवी में कौन सा उपसर्ग है, तो चीर। उसी प्रकार आगे चलते हैं तिरह, तिरह माने होता है तुच्छ। कैसे बनेगा, तो मान लीजिए तिरस्कार दिया है, कौन सा उपसर्ग होगा, तो तीर। चलिए आगे चलते हैं। न, न क्या है, न एक उपसर्ग है, और न माने होता है अभाव। जैसे नपुंसक, पुंसक में, नपुंसक में कौन उपसर्ग है, तो न। नास्तिक में कौन सा उपसर्ग है, तो न। तो आस्तिक, न प्लस आस्तिक, तो न उपसर्ग है। पर, पर का अर्थ होता है दूसरे का के। जैसे परोपकार, तो परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो पर, पर प्लस उप प्लस कार, पर उपसर्ग है। पराधीन, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है, पर प्लस आधीन। उसी प्रकार से पुनर, पुनर माने फिर, फिर इसका अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए पुनरपि,
पुनरपि, तो कौन सा इसमें उपसर्ग है? तो पुनर, पी नहीं, पुनर प्लस अपि। पुनर जो है हलंत के साथ, ये उपसर्ग है। चलिए आगे चलते हैं। पूरा, तो पूरा माने क्या होता है? पूरा माने होता है सामने या आगे। इसका कैसे बनेगा? तो पुरश्चर मान लीजिए, पुरश्चर में पूछ दिया कौन सा उपसर्ग है? तो पूर है। पुरोधा में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा है। पुरश्चर, पुरश्चर में कौन सा? पूरा, पूरा। तो आप पूरा ध्यान, यदि याद है तो कहीं भी पूरा दिखाई पड़ जाएगा तो उपसर्ग बना देंगे तुरंत। पुरश्चर दिया है, घबरा जाएंगे कि पूर प्लस होगा, लेकिन पूर नहीं, पूरा होगा। उसी तरह पुरोधा, पुरोधा में आप पू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पू भी दिया है, आप पूरा भी दिया हो तो आप पू को लगाएंगे, जबकि नहीं, पूरा होगा पुरोधा में। चलिए आगे चलते हैं। जैसे पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहला, तो पूर्व निश्चित में उपसर्ग हुआ पूर्व। पूर्वार्ध, पूर्वार्ध में उपसर्ग हुआ पूर्वा, पूर्व, पूर्व हुआ है। पूरा, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन। जैसे मान लीजिए पुरावृत्त, पुरावृत्त में कौन सा उपसर्ग हुआ? था पूरा, पूरा तत्व में पूरा। चलिए प्राक एक उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है पहले का। तो प्राक्थन, तो प्राक्थन में कौन सा उपसर्ग हुआ? प्रा नहीं, प्राक हलंस के साथ। उसी प्रागवैदिक, प्रागवैदिक में कौन सा उपसर्ग? ग लगा है, तो ग क में अनुसंधित में तो प्राक प्लस वैदिक को संधि आपको अच्छी तरह से पढ़ाए हैं कि क जो है ग में या तो अंगम बदलता है, तो ग है इसलिए कम बोलेगा, तो ये प्राक हो जाएगा। प्राग, प्राग वैदिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राग। चलिए आगे चलते हैं। बहु, तो बहु का अर्थ होता है, बहु एक उपसर्ग है, बहुत। जैसे मान लीजिए बहुमूल्य, बहुमूल्य में कौन सा उपसर्ग होला? बहु। बहुवचन में बहु, बहुमता में बहु। बही, बही विसर्ग के साथ एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बाहर। तो कैसे? बहिष्कृत, बहिष्कृत दे दिया, पूछ दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो बही या बही भी दे, तो जहां अनुस्वार होगा वह बही जो है इसका उपसर्ग होगा। उसी प्रकार से बहिर्द्वंद दे दिया, तो बही, बही नहीं, बही के साथ विसर्ग होगा, वह उपसर्ग होगा, क्योंकि बही एक उपसर्ग है, बही नहीं, बही उपसर्ग के साथ। स एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सात। तो सोदाहरण, सोदाहरण में आपको दे दिया कि कौन सा उपसर्ग है, सो भी दे दिया, सौ भी दे दिया, तो सौ को याद रखेगा तुरंत बना सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा, सो बना दीजिएगा। तो सोदाहरण में कौन सा उपसर्ग है? स। स प्लस उद प्लस आ प्लस हरण होता है सोदाहरण का। सत क्या है हलंत के साथ? तो सत एक उपसर्ग है, इसका अर्थ अच्छा होता है। तो सद्भावना, सद्भावना में पूछ दिया कि कौन सा उपसर्ग है, चार ऑप्शन दे दिया, तो आप सद मत बनाइए, द दिया है तो इसको सत में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सत, सत यहाँ सद्भावना में सत, उसी पर सत्कार, सत्कार में सत त के साथ हलंत वाला उपसर्ग होगा। स, स माने सात, स माने सात, यह एक उपसर्ग है। स, सहयात्री, तो सहयात्री में कौन सा उपसर्ग है? स। तो इस प्रकार से इसको आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह उपसर्ग पूछता है तो गलत हो जाता है। साक्षात, साक्षात माने सामने, तो साक्षात्कार, साक्षात्कार में कौन सा उपसर्ग होगा? तो साक्षात होगा, सीधा साक्षात, साक्षात्कार में। तो साक्षात धर्म, तो इसमें भी साक्षात होगा, द दिया है इसलिए तो द। हमेशा जो है किसी भी वर्ण का पहला जो है तीसरे में, तीसरा या पहले में या पांचवा में अंतर होते रहता है, बदलते रहता है। सम हलंत के साथ, इसका अर्थ होता है सात, अत्यंत समान। तो मान लीजिए समादर, समादर दिया है तो इसमें कौन सा? तो स भी दे देगा, सम भी दे देगा। तो आप याद रखिए कि सम हलंत के साथ समादर में उपसर्ग होगा। उसी प्रकार समाधान, तो समाधान में सम हलंत के साथ इसका उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग को याद रखिएगा तो आप बना लीजिएगा। से, से माने अपना, शौ, शौ, शौ माने अपना, सौधर्म, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? सौ, शौचालित में सौ। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए, या
कंप्लीट अपने दिमाग में कैसे बनेगा इसको भी बना लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा कि याद कर लीजिए। तो ये तत्सम था। तद्भव, तद्भव में उपसर्ग अब निकालते हैं। शब्द निर्माण में भाषा के कई सोपानों को पार किया जाता है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के बाद हिंदी। हिंदी ने संस्कृत के उपसर्ग में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्ग का निर्माण किया है जो निम्नलिखित है। अब कैसे? जैसे अ एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नहीं। जैसे था में अ लगा दीजिए तो था हो जाएगा नहीं के रूप में। अकाज, अकाज में कौन सा उपसर्ग है? तो अ, काज के साथ अ। उसी तरह अबेर, अटल। अन लगाइएगा, अन एक उपसर्ग है तो अन माने बिना होता है इसका अर्थ। जैसे अनबन, अनभुज, अनपढ़। तो उपसर्ग जो हिंदी का है 10 होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये जो है आसान होते हैं बनाना। अन के बाद अध, तो अध माने आधा होता है। अध कचरा, अध नगा, अध पका, तो इसमें अध सभी में है। ऊ ऊंचा होता है इसका अर्थ। उचक्का, उखाड़ना, तो ऊ लग जाएगा सिर्फ। ऊन, ऊन माने ऊन का अर्थ होता है एकदम। तो जैसे 19, 29 ऐसे बनता है। औ तो सन औ, इसका मतलब होता है बुरा, नीचे। तो अवगुण, अवतार, अवघड़, इस तरह से बन जाएगा। तो ये हिंदी वाला जो है थोड़ा आसान पड़ता है। ऊपर जो संस्कृत वाला बताए वो थोड़ा कठिन होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से उसको बल्कि यादें कर लीजिएगा कि कौन सा उपसर्ग होता है। वहां देखिए तुरंत बना दीजिए किसमें उपसर्ग हो। क और कु, इसका मतलब होता है बुरा या कठिन। कठोर, कुटेव, कुठंग, कुढंग। दू, दू, दू एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है कम या खराब। तो दुकाल, दुबला, इस तरह से बन जाएगा। नी, नी क्या है? नी एक उपसर्ग है और ये कैसे बनता है? तो सम नीर का तद्भव रूप निहत्था, नितल्ला, निकम्मा, निपटा, इस तरह से बनता है। नी लग दिया जाता है। स और सु अच्छा होता है इसका अर्थ। सुजान, सुघड़, सुडौल, सपूत। बिन तो निषेध या अभाव इसका अर्थ होता है। बिन ब्याह, बिन जया, बिन बुलावा, बिन खाया। भर तो पूरा व भरा हुआ। भरसक, भरकम, भरपाई। चौ जिसका अर्थ होता है चार, चौपाई जैसे मान लीजिए। तो ये तो आसान होता है हिंदी वाला। अब उपसर्ग, ये उपसर्ग क्या कह रहा है? चार संख्यावाचक विशेषण से बना हुआ उपसर्ग है। चौ स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता तथा उपसर्ग के रूप में ही काम में लिया जाता है। जैसे चौपड़, चौतरफा, ये चौ के बारे में बताया गया है। चौरस्ता, चौकोर, ये जो है चौके। ती से ती, ती से तीन अर्थ होता है। ती का मतलब तीन। तिरंगा, तिमाही, तिगुना, तिकोना। दू, दू का अर्थ होता है दो। दुलत्ती, दोमुहा, दुभाषिया, दुरंगा। पर, पर का अर्थ होता है दूसरा। पर सुख, परपोता, परकारज, परदावी, इस तरह से। तो हिंदी में पर दूसरे के अर्थ में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर उपसर्ग के रूप में ही होता है। स सहित, स से सवेरा, सहित, सहेली, सवेत, सजग। तो इस प्रकार से अब देखिए थोड़ा। अब उर्दू जो अरबी और फारसी से बनता है, तो उर्दू में हम भी बताए हैं 12 होते हैं। हिंदी का अरबी फारसी भाषाओं से लंबा संपर्क रहने के कारण हिंदी में न केवल इन भाषाओं के शब्द आ गए हैं बल्कि उनसे कुछ उपसर्ग भी आ गए हैं जो अरबी फारसी के शब्दों के साथ भी लगकर अर्थ परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं। जैसे अल, अल का अर्थ होता है निश्चित। अलबत्ता, अलविदा, अलहदा, अलमस्ता। एन, एन का अर्थ होता है ठीक। एन इनायत, एन वक्त। कम, कम का अर्थ होता है न्यूनहीनता, बोधक। कम वक्त, कम उम्र, कम अक्ल, इस तरह से बनता है। खुश, खुश माने अच्छा अर्थ होता है।
खुशनुमा, खुशमिजाज, खुशकिस्मत, इस तरह से ये उपसर्ग हैं। गैर, गैर का अर्थ होता है गैर माने रहित, भिन्न, गैर जवाबी, गैर हाजिरी, गैर कानूनी। फी, फी का अर्थ होता है प्रत्येक, फी आदमी, फी मैदान। ब का अर्थ होता है साथ, लिए, पर, बखूबी, बकौल, बमुश्किल, बदस्त। जैसे बखूबी में कौन सा उपसर्ग है? ब। बद, बुरा, पर, बदमिजाज, बदजात, बदहवास। तो बदमिजाज में कौन सा है? बद, ये उपसर्ग है, बद उपसर्ग है। बर एक उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है ऊपर, पर या बाहर। बर्दाश्त, बर्खास्त, बरवक्त, बरकरार। तो इसमें बर जिसमें भी लग रहा है सब बर में उपसर्ग है ये। बा, तो बा का अर्थ होता है, बा का क्या अर्थ होता है? बा का अर्थ होता है अनुसार या साथ में। बजावता, बाकायदा, बेइज्जत, मुल्लाजा। बिल, बिल का अर्थ होता है शेष, साथ, लिए, द्वार। बिल इरादा, बिल मुक्ता, बिल्कुल, तो बिल लगता है। बिला, बिला का अर्थ होता है बिना, बिला शर्त, बिला कानून, बिला वजह। बे का अर्थ होता है अभाव रहित, बेइज्जत, बेअकल, बेहिसाब, बेधड़क, बेवफा। ला का अर्थ होता है बिना, लापता, लावारिस, लाजिम, लाइलाज। तो ये सब बनाना आसान होता है कि आज या पूछ देश में उपसर्ग निकालना, तो ये भी, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा। दर, दर माने में, दरमियान, दर हकीकत, दरख्वास्त, दरबार। ना का अर्थ होता है बिना, नाखुश, नापसंद, नामुमकिन। उसी प्रकार से सर, सर का अर्थ होता है, सर का अर्थ होता है अच्छा, सरपंच, सरकार, सरदार, सरनाम। हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर रोज, हर तरफ, हर कोई, हर एक, हर बार। तो इस प्रकार से ये सभी उपसर्ग कंप्लीट होते हैं जो आपको पूछा जाता है जिस प्रकार से वैसे बताया गया। अब देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न 10 ठो हैं, कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए आत्मसंस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, जैसा हम पूछ रहे हैं उसी जो पहले बता चुके हैं कि आप इसी तरह से पूछता है आत्मसंस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आत्म लगा है। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। आत्मसंस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। सुदूर, सुदूर में कौन सा उपसर्ग है, तो सुदूर में सु उपसर्ग है। ऑप्शन संख्या सी, सुदूर में सु उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। बेखौफ शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बे, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में उस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो चमकीला, चमकीला में कोई उपसर्ग नहीं लगा है क्योंकि चम कोई उपसर्ग होना च होता है इस तरह से। विशेष, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो विशेष, क्योंकि शेष के साथ बी लगा है, शेष के साथ बी उपसर्ग होता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए देख रहे हैं परिश्रम में कौन सा उपयुक्त, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो परि, परि एक उपसर्ग होता है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। प्रतिशोध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिशोध। तो प्रतिशोध में ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, लगा देने से नहीं होता है, एक सार्थक शब्द में ही लगेगा तो प्रति लग जाएगा। ऑप्शन संख्या सी। किसी शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, तो पूर्व में जो जुड़ता है तो वह उपसर्ग और बाद में प्रत्यय, तो उपसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का उपसर्ग सेशन समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।